जय हिंद साथियों, आप सबों को चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जो सेल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसी का आज आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। जिसे कल हमने पढ़ा था कोशिका की संरचना के बारे में। उस कोशिका की संरचना के बारे में हम लोग कोशिका भित्ति पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग एक और अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दो टॉपिक। पहले जान लेते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। तो पहला जो लिखते हैं कोशिका झिल्ली, दिख रहा है? ये भी दिख रहा है। देखो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, यह केवल किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका में। यह जो होगा सिर्फ किसमें पाई जाएगी? जंतु कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। और यह जंतु कोशिका जो होती है ना, उसकी बाहरी परत होती है, ठीक है। कौन सी परत होती है? बाहरी परत होती है, ठीक। और दूसरा चीज अगर इसमें याद रखें तो यह प्रोटीन प्रोटीन ना, यह प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है। प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन तथा वसा की कोशिका झिल्ली बनी होती है। दूसरा चीज यह अर्धपरागम्य होती है। अर्धपरागम्य अर्धपरागम्य होती है। अर्धपरागम्य का मतलब होता है कोई भी अणु ना पूरी तरीका से आर पार नहीं हो सकता। कुछ आर पार होते हैं, कुछ आर पार नहीं होते हैं। दूसरा चीज इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो बस इसको इतनी सी बातें याद रखना। यह पादप कोशिका में भी पाया जाता है ना, देखो यह पादप कोशिका में भी पाया जाता है। पादप कोशिका, पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में भी पाई जाती है ना, में भी पाई जाती है, ठीक है। और यह पादप कोशिका में जो होती है ना, यह दूसरी परत होती है। कौन सी परत होती है? तो दूसरी परत होती है, ठीक है। याद रखना कि पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन कौन सा परत होती है? दूसरी परत होती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में जो पाया जाएगा वह क्या हो जाएगा? बाह्य परत होता है। और किससे बना होता है? प्रोटीन वसा। इसमें कुछ मात्रा कार्बोहाइड्रेट की भी होते हैं ना, लेकिन वह क्या होता है? कम होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? वसा, उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन, तब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये था जंतु कोशिका के बारे में। आज जो हम लोग को मेन टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको सूत्रकणिका बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है ना, जैसे कोशिका है, ठीक है। मान लेते क्या है? कोशिका है, ठीक है। यह क्या है? कोशिका। यह क्या है? कोशिका है, ठीक है। अब कोशिका के बाहर से यह क्या है? झिल्ली है, ऐसे। तो बाहरी परत जो होगा वो क्या होगा? कोशिका झिल्ली होता है। ऐसे का है बाहर से यह कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर क्या होते हैं? कोशिका द्रव होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? कोशिका द्रव्य होता है, ठीक। इसी कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? तो कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? कोशिकांग, ठीक है। अब इन्हीं कोशिकांग में एक कोशिकांग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी कोशिकांग में एक कोशिकांग का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे देखना कई कोशिकांग पाए जाते हैं। अगर पहला बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं M4 का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर यहाँ से होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, गोल्गी बॉडी भी होता है, सेंट्रोसोम भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। साथ में क्या होता है? न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, यानी केंद्रक भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह सभी क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, जो हमेशा किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। तो क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कोशिका का कोई भी कोशिकांग कहाँ पाया जाएगा? तो वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम और क्या होता है? न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक पाया जाता है। तो इन्हीं में से एक टॉपिक का हम लोग आज लेने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया
देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, सबसे पहली बात ये कहाँ पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना जंतु तथा पादप, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका तथा पादप दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। अर्थात जंतु कोशिका में जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली का होता है। कैसा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है ना। क्वेश्चन पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है, तो यह दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, जो कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ हो जाएगा, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब देखो दोहरी झिल्ली होता है, तो जो दोहरी झिल्ली होगा ना, इसका दो परत होगा, एक बाहर होगा और एक क्या होता है, आंतरिक होता है। तो यहाँ से इसका क्या होता है, बाह्य परत होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक होता है आंतरिक परत। कौन हो जाएगा, आंतरिक परत। तो जो बाह्य परत होता है साथियों, तो ये कैसा होता है, सपाट होता है या चिकना होता है, सपाट या कैसा होता है, चिकना होता है। ये भी किसका बना होता है, तो प्रोटीन तथा वसा का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन तथा वसा का ही बना होता है। दूसरा जो आंतरिक परत जो होता है ना, ये थोड़ा उंगली नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, तो उंगली नुमा संरचना होती है, उंगली नुमा संरचना। यह जो उंगली नुमा संरचना होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार होते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी बोलते हैं, जबकि बाह्य परत को बाह्य परत ही बोलते हैं। किससे बताओ, प्रोटीन तथा वसा। यह क्रिस्टी भी बना होता है, ये भी किससे बना होता है, प्रोटीन तथा वसा से ही बना होता है। प्रोटीन तथा का होता है, वसा होता है। ठीक है, तो प्रोटीन प्लस का होता है, वसा से ही यह मिलके बना होता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ना, अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसकी जानकारी सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जानकारी जो था ना, सबसे पहले देने का काम क्या था, कोलिकर। किसने दिया था, सबसे पहले दिया था कोलिकर। ठीक है, कोलिकर ने सबसे पहले क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी दिया था, लेकिन वो पूरी तरीका से जानकारी नहीं दे पाया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आता है जिसका नाम है अल्टमैन। ठीक है, कौन आता है, अल्टमैन। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के पूरी तरीका से जानकारी दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला, बायोब्लास्ट बोला। ठीक है, बायोब्लास्ट बोला। ठीक है, बायोब्लास्ट। ठीक है, तो बायोब्लास्ट कौन बोला, तो अल्टमैन ने बोला बायोब्लास्ट। लास्ट में आता है कार्ल बेंडा। ठीक है, एक साइंटिस्ट आता है कार्ल बेंडा, जिन्होंने इसका नामकरण क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। जो इसका नामकरण था ना, इसका नामकरण कौन कर दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द जो दिया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, तो कार्ल बेंडा ने दिया था। कब दिया था, 1898 ईस्वी में दिया था। कब, 1898 ईस्वी में आकर के कार्ल बेंडा ने इसका नाम क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। जबकि अल्टमैन ने इसका नाम क्या दिया था, बायोब्लास्ट दिया था। अल्टमैन को ही इसका खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, खोजकर्ता, खोजकर्ता किसको बोलता है, अल्टमैन को। लेकिन जानकारी सर्वप्रथम देने का काम कौन किया था, कोलिकर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले क्या कहता है, जानकारी दिया था। जबकि खोजकर्ता के रूप में अल्टमैन, या इसको क्या नाम दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था। कार्ल बेंडा ने इसका क्या खोज किया था, नाम धर दिया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। अगर हम इसके और आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, अगर इसकी आंतरिक संरचना की बात करें, तो पहला चीज अगर हम बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना क्या होता है, डीएनए भी होता है, इसमें आरएनए भी होता है, फिर इसमें राइबोसोम भी होता है। इसमें क्या होता है, राइबोसोम भी होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें अपना राइबोसोम भी है, अपना डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है ना। अब यहाँ से देखो एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल जो होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सियोसोम। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सियोसोम, ऑक्सियोसोम या ऑक्सीसोम बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीसोम। ठीक है, ऑक्सीसोम होता है, यहीं पे पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है F1 तथा क्या होता है, F2। ठीक है, यहाँ से देखो राइबोसोम भी होता है। आंतरिक परत ना, आंतरिक दीवार को हम लोग का नाम दिए थे क्रिस्टी। ये क्या था, आंतरिक परत था।
यह क्या था, आंतरिक परत था। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक परत को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पे देखो बाहरी झिल्ली है और ये क्या है, आंतरिक झिल्ली है। इस पे डीएनए होता है। पूरी आंतरिक संरचना जो होती है ना, इस पूरी आंतरिक संरचना को, ये जितना है ना पूरे आंतरिक संरचना, इसको नाम हम लोग क्या देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले कभी, इसके पूरे आंतरिक संरचना को नाम क्या दिया जाता है, तो पूरे आंतरिक संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका क्या होता है, अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ मानव शरीर के कोशिकांग में, ठीक है, मानव शरीर के कोशिका में कौन से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसका अपना डीएनए होता है। तो अपना डीएनए किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक का होता है केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ये दोनों ऐसे कोशिकांग है जिसके पास अपना का होता है, डीएनए होता है। अपना का होता है, डीएनए होता है। और यह डीएनए जो होता है ना, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो होता है, आनुवांशिक रूप से यह डीएनए माँ के द्वारा प्राप्त होता है। यह डीएनए किससे प्राप्त होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ना, यह माता से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किससे प्राप्त होगा, माता से प्राप्त होता है। जबकि यह केंद्रक जो होता है ना, ये किससे प्राप्त होता है, पिता से प्राप्त होता है, पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ना, यही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ना, अनुवांशिक बीमारियों का कारक होता है। अनुवांशिक, अनुवांशिक बीमारी जो होता है ना, उसी का कारक कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितनी अनुवांशिक बीमारियां जो होती है ना, वो किससे प्राप्त होती है, माताओं की तरफ से प्राप्त होती है, पुरुष की तरफ से प्राप्त नहीं होती। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें माता के शरीर से प्राप्त होता है, जबकि केंद्रक वाला जो डीएनए होता है ना, वो पिता के शरीर से प्राप्त होता है। जितनी अनुवांशिक बीमारियां जो होती है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू होती है। इसलिए जितनी अनुवांशिक बीमारियां हैं, वह सभी बीमारियां हमारे माता के शरीर से प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम इसका कार्य की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, मेन इसका फंक्शन क्या है, कार्य देखो। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। इसका मेन कार्य क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, ये ऊर्जा का निर्माण कौन करता है भाई, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, जैसे यहाँ पे जो कहा था माइटोकॉन्ड्रिया, मान के चलो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर जो परतें है ना, झिल्ली नुमा ऐसे संरचना है। ठीक है, यह झिल्ली नुमा का ऐसे संरचना, इसको तो बाह्य परत बोल देंगे, इसको बाह्य परत। इसका नाम क्या दे देंगे, क्रिस्टी नाम दे देंगे। और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए भी होता है। क्या होता है, ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे इसका राइबोसोम भी होता है। इस तरीका से क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मान लेते हैं क्या है, ऑक्सियोसोम होता है। या क्या होता है, ऑक्सीसोम होता है, ऑक्सीसोम होता है। इसी ऑक्सीसोम में क्या होता है, कुछ पार्टिकल होता है, जिसको बोलते हैं F1 और F2 पार्टिकल ना, F1 और F2 कण होते हैं। ठीक है, F1 और F2 कण होते हैं। यही ऑक्सीसोम, यहाँ पे डीएनए होता है, यहाँ पे राइबोसोम होता है ना, इसमें आरएनए भी होता है। यहीं पे क्या होता है, आरएनए भी होता है। अब यहाँ से देखो, जो राइबोसोम होता है ना, यह राइबोसोम करता क्या है, तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका करेगा संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका, तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। और यह जो ऑक्सीसोम होते हैं, F1 तथा F2 पार्टिकल जो होते हैं ना, यह एटीपी निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, एटीपी। इसको बोलते हैं एडोनोसिन ना, एडोनोसिन, नोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका नाम क्या होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट ना, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का सिक्का किसको बोलते हैं, हम लोग एटीपी को बोलते हैं। और यह एटीपी बनता कब है ना, जब हमारे शरीर में हम लोग किसी भी खाद्य पदार्थ को खाते हैं, तो खाद्य पदार्थ में वो क्या होता है, जब वो कोशिका द्रव्य में जाता है ना, तो कोशिका द्रव्य में वो क्या होता है, वहां पे अनऑक्सी श्वसन होता है। उस अनऑक्सी श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज जो होते हैं ना, पायरुवेट अम्ल में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और वहां से जब वो पायरुवेट अम्ल जो होगा, जब हमारे शरीर में कोशिका, यानी हमारे शरीर में कहाँ चला जाएगा, जिससे देखो यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज खाए C6H12O6, इस ग्लूकोज को खाएं और ये कहाँ गया, कोशिका द्रव्य में। कहाँ गया, कोशिका द्रव्य में। जैसे ही कोशिका द्रव्य में जाता है, तो वह पायरुवेट अम्ल में क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। पायरुवेट ना, पायरुवेट अम्ल में क्या हो जाता है, विखंडन। तो यहाँ से क्या बनता, पायरुवेट अम्ल।
और यही पायरुवेट अम्ल कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है ना, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है अब्सेंस होता है, इसलिए ऑक्सीजन का अब्सेंस में जो श्वसन होता है उसको बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। कौन सा बोलते हैं? अनऑक्सी श्वसन जो होता है यह कोशिका में होता है। अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप जो पायरुवेट अम्ल बनते हैं ना, वो कहाँ चले जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो यहाँ पे क्या रहता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। और यही पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? टूट जाता है। तो वहां पे क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाता है? जल। और साथ में क्या बना देता है? ऊर्जा। क्या बनाता है? ऊर्जा। और यही ऊर्जा किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। और यह ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? ऑक्सीसोम या F1 तथा F2 पार्टिकल करता है। अब यहाँ से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में यह जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन बोलते हैं? तो वायवीय श्वसन। अब क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ वायवीय श्वसन किस कोशिकांग में होता है? हम लोग क्या बोल देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। अब इस वायवीय श्वसन के फलस्वरूप हमें क्या बनता है? एटीपी। यानी एटीपी क्या है? ऊर्जा है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर ना। कोशिका का क्या बोला जाता है? ऊर्जा घर, या पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, या कोशिका का बिजली घर भी बोला जाता है इसे ना। याद रखना, कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर के नाम से भी जाना जाता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन के फलस्वरूप क्या बन जाते हैं? ऊर्जा बनता है, वह एटीपी के रूप में होते हैं। अब यहाँ से देखो, वायवीय श्वसन जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब इस दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया में चक्र चलता है उसी का नाम होता है क्रेब चक्र। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ क्रेब चक्र कहाँ चलता है? तो क्रेब चक्र के फलस्वरूप ही माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन करता है। वायवीय श्वसन के फलस्वरूप का निर्माण करता है ऊर्जा, और उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका एटीपी ना, एडोनासिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कहा देते हैं कोशिका का बिजली घर या कोशिका का ऊर्जा घर ना। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और याद रखना, यहाँ पे देखो ना, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में किसका विखंडन होता है? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट अम्ल का विखंडन होता है। इसका जो विखंडन होता है ना, इसका विखंडन कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विखंडन होता है। जबकि इसका निर्माण जो होता है ना, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायरुवेट अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। जबकि इसका विखंडन कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसी विखंडन के फलस्वरूप हमें क्या मिलते हैं? ऊर्जा मिलते हैं। तो साथियों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा जानकारी तो वीडियो को जरूर से जरूर देखें, और क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें, और जो नए होते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मेरा वीडियो के जिससे नीचे डिस्क्रिप्शन दिया वहाँ पे लिंक है टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, क्योंकि वहाँ पे कुछ PDF और क्वेश्चन भेजा जाता है। फिर मिलते हैं अगली की क्लास में। सबों को जय हिंद, थैंक यू।